नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि राजलक्ष्मी से बात करने के बाद एकदम से अब अनिका हैरानी में अपने बेड पर बैठ जाती है। अनिका को ऐसे बैठा हुआ देखकर अब रोहित भी अनिका के कंधे पर हाथ रखता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और फिर अब वो अनिका से पूछता है, क्या हुआ है अनिका, क्या बात हुई है तुम्हारी राजलक्ष्मी से, क्या उन्होंने कुछ कहा है क्या? अनिका को इतना परेशान देखकर रोहित को की भी परेशानी बढ़ रही थी कि आखिर अनिका की राजलक्ष्मी से क्या बात हुई होगी, क्योंकि अनिका हर चीज के साथ बड़े अच्छे से ही डील कर सकती थी, लेकिन आज अनिका के चेहरे पर परेशानी कुछ ज्यादा ही नजर आ रही थी। इसलिए रोहित की भी जिज्ञासा हुई अनिका से जानने की कि आखिर अनिका को क्या हुआ है। रोहित की बात सुनकर अब अनिका कहती है कि आकाश अंजलि मामी का ही बेटा है और मिस्टर मारवा सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजलक्ष्मी के पास आकाश के फादर की डीएनए रिपोर्ट भी है। अनिका की इस बात को सुनकर रोहित कहता है कि तुम्हें अब जल्द से जल्द उस डीएनए रिपोर्ट को मंगवा लेना चाहिए, क्योंकि जितना मुझे याद है गुलेरिया परिवार के सिस्टम में मिस्टर राजीव गुलेरिया को छोड़कर सभी की ही डीएनए रिपोर्ट्स उनके सिस्टम में होगी। अनिका रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका भी रोहित को देखती रहती है। अनिका के दिमाग में कुछ तो चल रहा था, हालांकि वो देख रोहित को रही थी लेकिन उसका दिमाग अभी भी कुछ सोच ही रहा था। अनिका को ऐसे होता हुआ देखकर अब रोहित पूछता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर क्या हुआ है, क्योंकि ये तो हमें भी पता है कि आकाश अंजलि का बेटा है। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि मिस्टर मारवा राजलक्ष्मी के पास वहां पर एक ही इंसान के 3-3 ब्लड सैंपल हैं। मुझे बस उसी चीज से हैरानी हो रही है। अब रोहित अनिका से कहता है, अनिका तुम्हें याद है 5 साल पहले जब दादी माँ की बर्थडे नाइट पर जब तुम्हें पता चला था कि तुम गुलेरिया परिवार की बेटी हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि तुम्हारे पिता कौन हैं। लेकिन जब क्योंकि तुम्हारी माँ स्वाति मल्होत्रा और करण गुलेरिया के बारे में तो कौन नहीं जानता था, इसलिए हम सब ने सिर्फ एक अनुमान लगाया था कि तुम शायद करण गुलेरिया की बेटी हो सकती हो। लेकिन उस वक्त आकाश और मयूर दोनों ने ही तब तुम्हारा डीएनए टेस्ट सबके साथ मैच करवाया था, क्योंकि तब ये पता चला था कि क्योंकि जब तुम्हारा डीएनए करण गुलेरिया के साथ पूरी तरह से मैच नहीं हुआ था, तब उन्होंने बाकी सभी सदस्यों के साथ भी तुम्हारा डीएनए मैच कराया था ताकि एक कंक्लूजन तक पहुंच सकें, क्योंकि उनके सिस्टम में बस एक राजीव गुलेरिया को छोड़कर सारे ही गुलेरिया मेंबर्स के सैंपल थे। हम उन डीएनए रिपोर्ट को आकाश के ओरिजिनल डीएनए स्ट्रक्चर रिपोर्ट से मिलाकर पता कर सकते हैं कि आखिर आकाश के पिता कौन हैं। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका अपना फोन जल्दी से निकाल लेती है, क्योंकि रोहित की इस बात से अब अनिका को एकदम से ही आइडिया मिल जाता है। वो जल्दी से अपने फोन को निकालकर अब राजलक्ष्मी को एक मैसेज टाइप करती है, जिसमें लिखा हुआ था कि फोन को जल्दी निकालने के बाद अब अनिका अपने फोन पर एक मैसेज को टाइप करने लग जाती है। मैसेज में अनिका लिखती है कि राजलक्ष्मी वो सारी ही डीएनए स्ट्रक्चर रिपोर्ट और उस इंसान की डीएनए रिपोर्ट को मेरे ईमेल पर भेज दो, क्यों, और उसके साथ साथ जिस स्ट्रक्चर के साथ जो तुम्हारे पास उसके फादर की डीएनए रिपोर्ट है उसको भी मेरे पास भेज दो। मैं इसे अच्छे से पता लगा लूंगी कि आखिर ये रिपोर्ट्स किसकी है। अनिका ये लिखकर राजलक्ष्मी के पास उस मैसेज को सेंड कर देती है। अनिका को ऐसा करता हुआ अब रोहित भी अनिका के हाथ पर हाथ रखता है और कहता है, अनिका आई नो यू कैन डू दिस, और तुम अच्छे से पता लगा सकती हो, क्योंकि अब हमारे पास गुलेरिया परिवार से सिर्फ राजीव गुलेरिया को छोड़कर सभी का डीएनए स्ट्रक्चर हमारे पास है, इसलिए हमारे से ये मैच कराना बहुत ही आसान होगा। क्योंकि एक बात तो हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि आकाश कहीं ना कहीं गुलेरिया परिवार का ही खून है। आकाश की मां के बारे में तो हमें पता लग ही चुका है, लेकिन अब हमें पता करना है तो सिर्फ आकाश के बायोलॉजिकल पिता के बारे में।
क्योंकि हमें ये तो संदेह है ही कि करण गुलेरिया ने मयूर से हमें झूठ बुलवाया है, यानी कि पापा ने हमसे झूठ बुलवाया है कि वो ही उनके पिता हैं। क्योंकि ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि पापा आज भी मम्मी से कितना प्यार करते हैं, इसलिए इस बात पर तो कहीं पर भी हम 1% सच्चाई नहीं कर सकते हैं। रोहित की इस बात पर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। अब अनिका कहती है, थैंक यू मिस्टर मारवा, मुझे इतनी जल्दी से आइडिया देने के लिए। अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित अनिका की तरफ देखता है और कहता है, फॉर व्हाट, किस चीज के लिए थैंक यू बोल रही हो अनिका। अब अनिका कहती है कि राजलक्ष्मी की बात सुनने के बाद तो मैं एक पल से के लिए डिसीजन ही नहीं ले पाई थी कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है कि एक ही इंसान के 3 डीएनए सैंपल हो और सभी में कुछ न कुछ अलग है। हालांकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये डीएनए सैंपल में चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि ये बात तो मिस्टर मारवा आप भी जानते हैं कि आकाश की बॉडी में उसे इंजेक्शन को यानी कि पापा ने उसे इंजेक्ट किया था ताकि आकाश को उस समय पर बचाया जा सके, क्योंकि उस समय आकाश की तबीयत बहुत ही खराब थी, उसे बचाना मुश्किल था। हो सकता है इसी वजह से ही उसके डीएनए स्ट्रक्चर में भी चेंज आया हो, जैसे हमारे बेटे अलेक्जेंडर के डीएनए स्ट्रक्चर में चेंज आया हुआ था। लेकिन थैंक यू फॉर दैट कि आपने इतनी जल्दी उस रिपोर्ट को मंगवाने के लिए मुझे आइडिया दिया, क्योंकि सच में मैं बता नहीं सकती आपने कितनी बड़ी हेल्प की है। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित एकदम से अनिका को अपने गले लगा लेता है और कहता है, अनिका इसमें थैंक यू की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये हम दोनों का ही काम है और जो काम तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है, इसलिए ये हम दोनों का ही काम है, इसलिए कोई थैंक यू की जरूरत नहीं है। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम इस चीज को भी कर ही लोगी। अब तक करण गुलेरिया भी अपने उसी बेसमेंट के रास्ते से वापिस अपने कमरे तक पहुंच गए थे। करण गुलेरिया बड़ी ही सावधानी से अब तक अपने कमरे में आ गए थे ताकि किसी को भी उन पर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी शक ना हो। अपने कमरे में आने के बाद अब करण पहले अपनी उस आउटफिट को चेंज करते हैं ताकि कोई भी सडनली अगर उसके कमरे में आए तो उसको संदेह ना हो। और अब अपनी आउटफिट को चेंज करने के बाद अब वो जल्दी से अपने बेड पर जाकर बैठ जाते हैं। बेड पर बैठने के बाद अब करण को कुछ याद आता है और अब वो अपना जल्दी से फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन को उठाकर अब वो किसी शख्स को कॉल लगाते हैं। करण गुलेरिया जब उस शख्स को कॉल लगा रहे थे तो कुछ समय तक तो सामने से किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन कुछ देर की रिंग के बाद अब सामने से किसी ने फ़ोन उठाया और बोला हेलो। तभी करण गुलेरिया कहते हैं कि अभी जल्दी से मेरे कमरे में आओ। अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब करण गुलेरिया बेड से उठते हैं और वो इंतजार में अब अपने कमरे में ही इधर उधर चक्कर लगाने लग जाते हैं, क्योंकि वो अब उस शख्स का इंतजार कर रहे थे। अब करण गुलेरिया से 1 मिनट के लिए भी इंतजार नहीं हो रहा था। वो बस जल्द से जल्द अब उस इंसान से पूछना चाहते थे कि जो काम उन्होंने उसे दिया है क्या उसने वो काम पूरा कर दिया है या नहीं। करण गुलेरिया ऐसे ही अपने चक्कर लगा रहे थे तभी उनके दरवाजे पर किसी को नॉक करने की आवाज़ होती है। अब उस दरवाजे की आवाज़ सुनते ही तभी करण गुलेरिया समझ जाते हैं कि वो शख्स ही आया होगा, इसलिए अब करण गुलेरिया जल्दी से जाकर अब वो दरवाजे को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि सच में वही शख्स था जिसने करण गुलेरिया ने अपने रूम में आने के लिए कहा था। उस शख्स को देखते हुए अब करण गुलेरिया उसे एक एंग्री लुक देते हैं और उसे कहते हैं तुम जल्दी से अंदर आओ, इससे पहले कि तुम्हें कोई यहाँ पर देख ना ले। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब वो शख्स भी जल्दी से करण गुलेरिया के कमरे के अंदर आ जाता है और अब करण गुलेरिया बड़ी ही सावधानी से दोनों तरफ देखकर अब वो अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर देते हैं। वो पहले शोर कर लेते हैं कि किसी ने यहाँ पर इस शख्स को आते हुए देखा तो नहीं। दरवाजे को बंद करने के बाद अब वो उस शख्स को बड़े ही घूर घूर कर देख रहे हैं। अब वो शख्स करण गुलेरिया को ऐसे खुद के ऊपर घूरता हुआ देखकर अब वो अपनी आंखों को एकदम से नीचे कर लेता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर करण गुलेरिया से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। उसे करण गुलेरिया की नजरों की तपीसी उसके लिए बहुत ही ज्यादा थी। शख्स को अपने सामने ऐसे अपनी नजरें झुकाए हुए देखकर अब करण गुलेरिया सीधे ही मुद्दे पर आते हैं और अब वो उससे शख्स से कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो काम दिया था क्या तुमने वो काम पूरा कर दिया है या नहीं। करण गुलेरिया के इस सवाल पर अब सामने वाला भी हाँ में सिर्फ अपना ही सिर हिला देता है, वो कुछ भी नहीं कहता। फिर कुछ देर से चुप रहने के बाद जब वो देखता है कि करण गुलेरिया अभी भी उसके जवाब का ही इंतजार कर रहे हैं, फिर वो कहता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन मुझे अनिका मैडम और रोहित सर तक पहुंचाने के लिए कही थी मैंने उसे बड़ी ही सावधानी से पहुंचा दिया है।
शख्स की ये बात सुनने के बाद अब करण गुलेरिया फिर से कहते हैं, क्या उन लोगों को तुम्हारी बात पर विश्वास हो गया था? तब वो शख्स अब करण गुलेरिया की आंखों में थोड़ा सा देखते हुए कहते हैं, सर ये तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मैंने अपनी बात को उनके सामने जरूर रख दिया था। अब मुझे नहीं पता उन लोगों को मेरे ऊपर पूरी तरह से विश्वास हुआ है या नहीं। अब ये बात सुनने के बाद अब करण गुलेरिया फिर से कुछ सोचने लग जाते हैं और अब वो फिर से इधर उधर कुछ राउंड लगाने के बाद अब वो फिर से उस शख्स के पास आते हैं। दरअसल ये शख्स कोई और नहीं बल्कि निखिल ही था, क्योंकि करण गुलेरिया ने निखिल को ही अपने कमरे में बुलाया था। निखिल जब करण गुलेरिया को ऐसे घूमता हुआ देखते हैं तो वो भी समझ जाते हैं कि यहाँ पर करण गुलेरिया के दिमाग में अब कुछ तो चल रहा है। पता नहीं अब वो मुझे कौन से काम के लिए, अब कौन सा काम मुझे देंगे, पता नहीं मैं वो काम कर भी पाऊंगा या नहीं। कहीं वो कोई ऐसा काम ना दे दे जो मेरे खुद रोहित और अनिका मैडम के विपरीत हो। क्योंकि अब निखिल भी जानता था कि अब वो दो लोगों के बीच में फंस चुका है। एक तरफ उसके सामने करण गुलेरिया है तो एक तरफ रोहित और अनिका है, जिनसे वो झूठ भी नहीं छिपा पा रहा है, लेकिन उसे मजबूरी में इस झूठ को छिपाना पड़ रहा है क्योंकि उसे यहाँ पर करण गुलेरिया का साथ देना पड़ रहा है। निखिल को कुछ सोचता हुआ देखकर अब करण गुलेरिया निखिल की तरफ बड़े ही ध्यान से देखते हैं। जब निखिल नोटिस करता है कि करण गुलेरिया उन्हें घूर घूर कर देख रहे हैं, तब वो कहता है, क्या हुआ सर, क्या मैंने फिर से कोई गलती कर दी है क्या, जो आप मुझे इस तरह से देख रहे हैं? करण गुलेरिया अब निखिल से कहते हैं, नहीं गलती तो नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्या सोच रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो काम मैंने तुम्हें दिया है तुमने उसमें मेरे साथ कोई चीटिंग की हो और इसमें तुमने अपनी अनिका मैडम और रोहित सर का ही साथ दिया हो? करण गुलेरिया की ऐसी बात सुनकर अब निखिल कहता है, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो आप खुद अनिका मैडम से पूछ सकते हैं कि मैंने उन्हें क्या बताया है और क्या नहीं। इससे ज्यादा तो सर अब मैं भी कुछ नहीं बता सकता। निखिल की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, ओके ठीक है, ये तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी, अगर तुमने सच में अनिका और रोहित को इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। ये कहने के बाद अब करण गुलेरिया निखिल से फिर से कहते हैं कि मेरे पास तुम अपना टैब भी लेकर यहाँ पर आए हो क्या? करण गुलेरिया के इस सवाल पर अब निखिल कहता है कि नहीं, मेरे पास मेरा फोन है, मैं अपना टैब लेकर नहीं आया हूँ। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया फिर से कहते हैं, ओके कोई बात नहीं, अगर तुम अपना टैब लेकर नहीं आए हो तो तुम अपने फोन से भी तो शायद वो काम कर ही सकते हो। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब निखिल कहता है कि सर आप मुझे साफ साफ बताइए आप कराना क्या चाहते हैं। अगर वो फोन से हो सकता होगा तो डेफिनेटली मैं फोन से करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी टैब तो मैं अपना लेकर नहीं आया हूँ। अगर आप कहे तो मैं भी वापस जाकर अपना टैब लेकर भी आ सकता हूँ। निखिल की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया फिर से कहते हैं, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें इतना मुश्किल काम तो नहीं दे रहा हूँ, वो तो तुम अपने फोन से भी कर सकते हो। कि ये बात सुनकर अब निखिल फिर से कहता है, तो बताइए सर मुझे क्या करना है? अब निखिल अपने फोन को अपनी पॉकेट से बाहर निकाल लेता है और उसकी स्क्रीन को ऑन कर लेता है। तभी करण गुलेरिया निखिल को ऐसा करते हुए देखकर अब कहते हैं कि तुम उसी ईमेल को निकालो जो तुमने कल हैक करके निकाली थी। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर एक पल के लिए तो निखिल अपने मन ही मन सोचता है कि आखिर अब मिस्टर करण ये पता नहीं मेरे से क्या कराएंगे उस ईमेल में, क्योंकि आखिर अब उस ईमेल में क्या करना है, क्योंकि इनके कहे अनुसार मैंने तो सब कुछ रोहित और अनिका को झूठ बोल भी दिया था। मुझे ये नहीं पता कि उनको मेरी बात पर कितना यकीन हुआ है या नहीं। निखिल को ऐसे अपने ख्यालों में देखते हुए अब करण फिर से कहते हैं, क्या हुआ, क्या तुम मेरे काम को नहीं करना चाहते हो क्या, या वो ईमेल अब तुम्हारे फोन में नहीं है? करण गुलेरिया की इस बात को सुनकर अब निखिल फिर से अपने सेंस में आते हैं और अब वो उस ईमेल को ओपन करने लग जाते हैं। अपनी उंगलियों को जल्दी से अपने फोन पर चलाता है। अब वो कुछ टाइप करता है और फिर वो कुछ ही देर में उस ईमेल अकाउंट को फिर से हैक कर लेता है, जिसको उसने पहले भी किया था। वो अपने फोन से ही सारे काम को कर रहा होता है और फिर अब वो करण गुलेरिया से कहता है, काम हो गया है सर। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया ने अब अपना फोन निकाला और एक ईमेल आईडी डाली और फिर वो कुछ सर्च करने लगा। करण गुलेरिया ये सारा काम अपने फोन पर कर रहे थे और फिर कुछ देर के बाद उन्होंने 2 फाइलें वो अपने उस आईडी से उन्होंने फिर 2 फाइल निकाली और फिर उसे निखिल को सेंड कर दिया।
निखिल को वो फाइल सेंड करने के बाद फिर उन्होंने निखिल से कहा कि मैंने अभी अभी तुम्हें 2 फाइल सेंड की है तुम्हारी ईमेल आईडी पर, एक बार उन्हें चेक करो। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब निखिल फिर से अपनी स्क्रीन को बैक करते हैं और अब वो अपनी ईमेल आईडी को ऑन करके देखते हैं। जब यहाँ पर निखिल अपनी ईमेल आईडी को चेक करते हैं तो उन्हें करण की ईमेल आईडी से 2 फाइलें मिली हुई थी। इसमें जो पहली फाइल है उसमें अब निखिल उस फाइल को बड़े ही ध्यान से देखता है। अब जब वो उस फाइल को देख रहा था तो तब करण गुलेरिया निखिल से कहते हैं कि उसमें मेरी फाइल के साथ उसे जो फाइल मैंने अभी तुम्हें सेंड किया है उसे मेरी फाइल के साथ रिप्लेस कर दो जो तुमने अभी हैक करके खोली है, और जो दूसरी है उसे व्योमा के साथ रिप्लेस कर देना। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर तो अब निखिल भी एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि निखिल ये समझ ही नहीं पाता कि आखिर करण गुलेरिया करवाना क्या चाहते हैं। क्योंकि एक बार एक सामने निखिल के पास वो रिपोर्ट थी जो निखिल ने करण गुलेरिया के सिस्टम से हैक की थी, जिसमें भी आकाश के बायोलॉजिकल पिता का सारा ही डाटा था और साथ में उसमें आकाश का भी डाटा था। लेकिन जो फाइल अभी करण गुलेरिया ने निखिल को सेंड की थी उसमें एक मेल में तो यहाँ पर व्योमा का सारा ही डाटा था और दूसरी फाइल में यहाँ पर करण गुलेरिया का था। इसलिए अब करण गुलेरिया निखिल को कहते हैं कि उन्हें उस पहले वाली जो फाइल तुमने हैक की थी उस ईमेल में ये सब डाटे को फिक्स कर दो, जिससे किसी को भी शक ना हो, और अगर कोई इसे हैक करने की भी कोशिश करे तो उसे ये ही डाटा दिखाई दे जो मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ। करण की ये बात सुनकर अब निखिल कंफ्यूज हो जाता है। वो हाँ में तो अपना सिर हिला देता है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक दवंदव चला हुआ था कि आखिर करण गुलेरिया ये कराना क्यों चाहते हैं। इसलिए उसने बड़ी हिम्मत करके अब करण गुलेरिया से पूछ ही लिया, सर आप मुझसे ये क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आपके कहे अनुसार मैंने उन्हें बता तो दिया ही है। निखिल के इस सवाल पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि तुम्हें जो काम दिया गया है तुम बस उसको करो, ज्यादा सवाल जवाब मत करो, क्योंकि इतने वक्त से तो रोहित और अनिका के क्योंकि तुम भी तो इतने वक्त से रोहित और अनिका के साथ ही हो कि रोहित और अनिका आखिर काम कैसे करते हैं तुम उन्हें जानते, लेकिन भले ही तुम इतने समय से उनके साथ हो लेकिन अभी भी तुम उन्हें पूरी तरह से नहीं जानते। लेकिन मैं, क्योंकि अनिका मेरी बेटी है और भले ही मुझे ये बाद में पता चला है, लेकिन जितने भी समय से मुझे इसके बारे में पता है मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं रोहित मारवा को भी अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं 100% सिक्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अनिका फिर से मेरे पर्सनल कंप्यूटर को हैक कर सकती है, जिस तरह से उसने एक बार पहले भी मेरे सिस्टम को हैक किया था। करण गुलेरिया अब निखिल को वो बात कहते हैं जब एनी ने अनिका बनकर करण गुलेरिया के सिस्टम को हैक किया था। इसलिए जो तुमसे कहा गया है तुम वही करो। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब निखिल भी उस ईमेल आईडी में अपलोडेड 2 लोगों के डॉक्यूमेंट को आपस में रिप्लेस कर देता है। कुछ ही देर के बाद अब वो उस काम को करने के बाद अब करण गुलेरिया से निखिल फिर से कहता है कि सर आपका काम हो गया है, मैंने बड़ी ही सफाई के साथ इस डाटा को उस ईमेल के साथ रिप्लेस कर दिया है। निखिल की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि अब करण गुलेरिया ये जानकर खुश होते हैं कि अब अगर अनिका किसी भी तरह से उसके सिस्टम को हैक करने की भी कोशिश करेगी तो उसे यहाँ पर इस सिस्टम को हैक करने के बाद उसे इसमें रिकॉर्डेड डाटा वही ही नजर आएगा जो मैं उसे दिखाना चाहता हूँ। वो सच्चाई तक ये मेरे सिस्टम को हैक करके किसी भी तरह से नहीं पहुँच सकती। इसलिए यही सब सोचकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। करण गुलेरिया को इस तरह से स्माइल करता हुआ देखकर अब निखिल को भी बड़ी ही हैरानी होती है। अब निखिल करण गुलेरिया से कहते हैं कि क्या हुआ है सर, क्या आप मुझे भी बताएंगे कि आप ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हैं? वो निखिल की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया एकदम से अपनी स्माइल को बंद कर देते हैं और वो एकदम से अपने आप को नॉर्मल प्रिटेंड करते हुए अब निखिल से कहते हैं, तुम्हें जिस काम के लिए मैंने बुलाया था वो काम हो गया है, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और खबरदार अगर इस बात के बारे में किसी को भी पता चला तो उसका अंजाम तो तुम भी पहले भी जानते हो, लेकिन मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। अगर किसी को भी इस बात के बारे में पता चलता है तो ये याद रखना कि यहाँ पर मल्होत्रा परिवार और गुलेरिया परिवार दोनों के ऊपर ही एक ऐसा तूफान आएगा जिससे शायद कोई भी उसे संभाल नहीं पाएगा। इसलिए अगर तुम रोहित और अनिका से थोड़ी सी भी अगर तुम्हारी सिंपैथी है तो प्लीज तुम उन लोगों से कुछ भी मत कहना। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम इसे मेरी वार्निंग समझकर भी ले सकते हो। इसलिए अब तुम जाओ यहाँ से, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें फिर से खुद ही बुला
लूँगा। और एक बात याद रखना कि मुझे डिच करने की या रोहित और अनिका का साथ देने की कोशिश भी मत करना, समझे? तुम जितना भी जानते हो बस उतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। इससे आगे जानने की तुम कोशिश भी मत करना और अपने काम से मतलब रखो। बस यूँ समझ लो कि मैं तुम सबको एक अनजाने खतरे से बचा रहा हूँ और शायद यही सब के लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो सबके भले के लिए ही है। अगर मैंने ये नहीं किया तो पता नहीं क्या कुछ तबाह हो जाएगा। निखिल को करण गुलेरिया की ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो अब जानता है कि वो भले ही एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट पर है, वो एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन करण गुलेरिया कौन है ये तो वो भी अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि निखिल के पास वैसे तो किसी काम की भी कमी भी नहीं थी और अब तो वो स्पेशल डिपार्टमेंट में भी एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर था। लेकिन वो करण गुलेरिया से भी किसी भी तरह का पंगा नहीं ले सकता था, क्योंकि एक तो निखिल अनिका गुलेरिया की बहुत ही रिस्पेक्ट करता था और ऊपर से करण गुलेरिया उसके पिता भी थे और करण गुलेरिया की पहुंच को भी निखिल अच्छी तरह से जानता था। इसलिए निखिल अभी उसकी पोजीशन को अच्छे देखते हुए सिर्फ हाँ में अपना सिर मिला देता है। अब निखिल अपनी सोच से बाहर आते हुए अब निखिल कहता है, ओके सर मैं अब चलता हूँ। ये कहते हुए ही निखिल अब करण गुलेरिया के रूम से दरवाजे को खोलता है और फिर वो जल्दी से उनके दरवाजे से बाहर निकल जाता है। निखिल के वहां से निकलने के बाद अब करण गुलेरिया भी जल्दी से अब अपने दरवाजे के पास आते हैं और अब वो अपने दरवाजे को जल्दी से बंद कर देते हैं। और अब दरवाजे को बंद करने के बाद अब करण गुलेरिया अपने रूम की बालकनी में आकर खड़े हो जाते हैं और वो एक गहरी सोच में चले जाते हैं। वो खुद से ही कहते हैं कि बस एक बार मुझ पर भरोसा किया होता तो तुमने सवाती तो मैं तुम्हारे अनिका को तो मैं तुम्हें और अनिका को कुछ भी नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्यों तुमने उस समय भी मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। अरे हमारी बेटी ने ना जाने कितने ही सालों से कैसी ही तकलीफें झेली हैं, वैसी जिंदगी तो वो डिजर्व भी नहीं करती थी। अरे जिसका बाप करण गुलेरिया था और जिसकी माँ खुद स्वाति मल्होत्रा थी, उसकी बेटी को भी ऐसा सब कुछ सहना पड़ा, ऐसा सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा वो भी उसके माँ बाप होते हुए। करण अपने इन्हीं ख्यालों में ही था कि क्योंकि वो अपनी बेटी को न जाने कैसी लाइफ देना चाहता था। वो तो करण गुलेरिया को उस समय ये पता ही नहीं था कि उसकी एक बेटी भी है, नहीं तो चाहे करण गुलेरिया को जमीन आसमान क्यों ना करना पड़ता, लेकिन वो अनिका को ढूंढ ही लेता। और वहीं करण अभी भी अपने इन्हीं ख्यालों में ही था। वो अभी भी अपने पीछे के बातों को लेकर अभी पश्चाताप में था कि काश उसे उस समय पता होता कि अनिका उनकी बेटी है, क्योंकि करण गुलेरिया कभी भी अनिका को कोई भी हानि नहीं पहुंचने दे सकते थे। और शायद आज भी करण गुलेरिया जो भी कर रहे हैं वो अनिका के ही फायदे या गुलेरिया परिवार के ही फायदे को देखकर कर रहे हैं। करण अपने इन्हीं ख्यालों में ही थे तो वहीं दूसरी तरफ रोहित और अनिका भी अपने रूम में ही बैठे हुए थे। तभी अनिका ने रोहित से कहा कि हमें मिस्टर मारवा अब लैब में चलना चाहिए, क्योंकि आपके कहे अनुसार हमें जैसे आप सोचते हैं कि हमें एक बार उस काम को कर देखना चाहिए, तो हमें एक बार लैब में चलना होगा। अनिका की इस बात पर रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर वो दोनों ही अब अपने बाथरूम के रास्ते से नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं। अब बेसमेंट में जाने के बाद वो सीधा ही लैब में पहुंच जाते हैं। तो वो लैब में जाने के बाद देखते हैं कि एनी अभी भी उसी लिक्विड पर ही काम कर रही थी जिसके बारे में एनी ने अनिका और रोहित को पहले भी बताया था। अनिका ने एनी से कहा कि क्या अब तक पता नहीं चला है कि इस लिक्विड के बारे में तुम्हारी एग्जामिनेशन कितनी बची हुई है? क्या तुम अब इस लिक्विड के बारे में कुछ कह सकती हो या अभी भी काम जारी है? अनिका के इस सवाल पर अब एनी कहती है कि मैं अब तक श्योर नहीं हुई हूँ, इसलिए मैंने इसके कुछ ड्रॉप्स को एक एयर टाइट बोतल में डाल कर रखा, जो उनके हाथों मैंने बॉस के पास उसे पहुंचा दिया है और वो हमें अब जल्द से जल्द बता देंगी कि आखिर उस लिक्विड में क्या है। क्योंकि मैंने अपना एग्जामिन तो कर लिया था उस लिक्विड को, लेकिन पूरी तरह से श्योर ना होने की वजह से इसलिए मैंने उसे बॉस के पास उसको भेजा है, ताकि बॉस उसके पास अच्छे से उसको स्टडी करके उसको बारे में सही बातें हमें बता सके। एनी की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि ठीक है, तुम अभी अपना काम करो जिसमें तुम लगी हुई हो, क्योंकि अब अनिका भी एनी को उसके काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। ये कहते हुए ही अब अनिका सिस्टम के पास जाकर बैठ जाती है और फिर वो उसे ऑन करती है। थोड़ी ही देर के बाद अनिका का सिस्टम जब ऑन होता है तो अनिका अपना ईमेल एड्रेस उस सिस्टम में डालती है और वो देखती है कि राजलक्ष्मी ने अनिका को आकाश गुलेरिया की ओरिजिनल डीएनए स्ट्रक्चर रिपोर्ट और राजीव गुलेरिया की डीएनए रिपोर्ट भेज चुकी थी।
अब अनिका ने तेजी से अपनी उंगलियों को कीबोर्ड में चलाना शुरू किया, एकदम बिजली की रफ्तार से, क्योंकि अनिका अपने हाथ उंगलियों को उस कीबोर्ड पर बहुत ही तेजी से चला रही थी। कुछ ही देर में अब अनिका ने करण के उस पर्सनल सिस्टम को भी हैक कर लिया था और फिर अब अनिका उस ईमेल तक पहुंच गई थी जिसे कुछ ही देर में अब अनिका उस ईमेल तक पहुंच गई थी। कुछ ही देर में अनिका ने जब उस ईमेल को खोला तो उसे देखने लगी। अनिका उस ईमेल को बड़े ही ध्यान से पढ़ रही थी ताकि उससे कोई भी पॉइंट उसमें से छूटे नहीं। अनिका ने उसमें देखा कि उस ईमेल पर तो गुलेरिया पर अनिका ने जब उस वहां पर देखा तो वहां पर तो उसके गुलेरिया परिवार के सारे ही मेंबर्स की मेडिकल हिस्ट्री है, जैसे रोहित ने अनिका को अभी कुछ देर पहले बताया था। वो भी नाम के साथ उस ईमेल में हर वो डाटा था जिसमें जहाँ से अनिका यहाँ पर गुलेरिया परिवार के सभी लोगों के डाटा को कलेक्ट कर सकती थी। अनिका ने सबसे पहले वहां से अंजलि मामी के डीएनए रिपोर्ट को व्योमा के डीएनए रिपोर्ट से मैच करने के लिए सोचा, क्योंकि पहले अनिका इस बात से श्योर होना चाहती थी कि क्या सच में व्योमा अंजलि की बेटी है भी या नहीं। इसलिए पहले वो वहां से मेडिकल हिस्ट्री में से व्योमा की मेडिकल डीएनए रिपोर्ट निकालती है और उसके बाद फिर वो अंजलि की भी निकाल कर अब उन दोनों को मैच करने लगती है। कुछ ही देर तक मैच करने के बाद अब अनिका को व्योमा की मेडिकल रिपोर्ट मिल गई थी, इसलिए अनिका ने व्योमा का डीएनए को निकाला और फिर वो अंजलि की भी डीएनए रिपोर्ट को अब मैच करी। तो तभी अनिका ने देखा कि व्योमा का और अंजलि मामी का डीएनए दोनों का ही मैच हो रहा था। ये देखकर जितना हैरान अनिका थी उतना ही हैरान उसके पीछे खड़ा हुआ मिस्टर रोहित मारवा भी था, क्योंकि रोहित अनिका के साथ ही आया था। तो जब अनिका अपने सिस्टम पर काम कर रही थी तो रोहित भी उसके पीछे ही खड़ा हुआ था। अब अनिका ने अपने सामने राजीव गुलेरिया का डीएनए रिपोर्ट को अपने सामने रखती है, जो अभी थोड़ी देर पहले ही राजलक्ष्मी ने उनके पास सेंड किया था। और फिर वो एक एक करके सबके ही डीएनए स्ट्रक्चर को राजीव गुलेरिया के डीएनए स्ट्रक्चर से मैच करने लगती है। कुछ देर की मेहनत के बाद अब अनिका अब करण गुलेरिया के डीएनए स्ट्रक्चर को भी मैच करने लगती है। तो वो एकदम से ही हैरान हो जाती है, क्योंकि अभी अभी जो डीएनए रिपोर्ट राजलक्ष्मी ने आकाश गुलेरिया के पिता की बताई थी वो करण गुलेरिया की डीएनए रिपोर्ट वो से बिल्कुल ही सेम थी। ये देखकर तो मानो अनिका के एकदम से ही होश उठ गए थे, क्योंकि ये बात तो अनिका भी नहीं जानती थी कि ये रिपोर्ट किसकी है, क्योंकि ये बात तो खुद राजलक्ष्मी भी नहीं जानती थी कि वो रिपोर्ट करण गुलेरिया की थी, राजीव गुलेरिया की थी, क्योंकि वो तो उन्होंने उनके अंकल अनुपम ने दी थी। इस वजह से ही उन्हें भी खुद नहीं पता था कि ये रिपोर्ट आखिर ओरिजिनल में किसकी है। लेकिन जो रिपोर्ट राजलक्ष्मी ने अनिका को दी थी और जो यहाँ पर ओरिजिनल करण की रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट दोनों आपस में मैच कर रही थी। जब वो अनिका पीछे मुड़कर रोहित को देखती है तो रोहित ने अनिका से कहा, अभी इसे बंद कर दो और अब हम अपने रूम में चलते हैं, क्योंकि अनिका और रोहित ने यहाँ पर जो कुछ भी देखना था वो अब तक देख भी चुके थे और अच्छी तरह से समझ भी चुके थे। तब बड़ी ही समझदारी से इसलिए अनिका को कहता है कि अनिका अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि उन्हें वहां पर जो डाटा लेना था वो देख चुके थे। इससे ज्यादा अब उनका वहां पर टाइम स्पेंड करने का कोई भी मन नहीं था। इसलिए अब वो रोहित अनिका को ये इसलिए कहता है ताकि यहाँ पर कोई भी आ गया तो वो उनकी बातें ना सुने। इसलिए वो अपने रूम में जाकर ही इस सब बातों के बारे में डिस्कशन करना चाहते थे। हालांकि अनिका और रोहित दोनों ही उन रिपोर्ट्स को देखकर बहुत ही हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो बात निखिल ने रोहित अनिका को बताई थी वो बात बिल्कुल सेम हो रही थी कि आकाश यहाँ पर करण गुलेरिया का बेटा है और व्योमा अंजलि की बेटी है। तो वो भी अब इस रिपोर्ट के अनुसार तो फिर आकाश गुलेरिया और व्योमा दोनों ही करण गुलेरिया के बच्चे हैं। रोहित के अपने रूम में चलकर बात करने की बात को सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर वो भी उस जगह से खड़ी हो जाती है। अनिका अब चलते टाइम एनी से कहती है कि तुम अपना काम करो, अब हम चलते हैं। एनी की ये बात सुनकर अब अनिका की ये बात सुनकर अब एनी भी कहती है, ओके मैडम, मैं अपने काम को कंटिन्यू करती हूँ। अनिका अब रोहित के साथ अब उस लैब से बाहर निकलकर बेसमेंट से फिर से अपने बाथरूम से होकर अपने रूम में चली जाती है। कुछ ही देर तक सोचने के बाद अब अनिका रोहित से कहती है कि आप जानते हैं मिस्टर मारवा, आज मुझे सेम फीलिंग हो रही है। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित उसकी तरफ बड़े ही ध्यान से देखते हैं और अब वो अनिका से पूछते हैं, अनिका कैसी फीलिंग, क्या तुम मुझे बताओगी? क्योंकि अनिका को देखकर अब रोहित कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अनिका कौन सी फीलिंग की बात कर रही है। इसलिए अनिका अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, वो फीलिंग जैसे तब हुई थी जब मैं पहली बार गुलेरिया हाउस में गई थी।
जब और मेरे ही कहने पर निखिल ने गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के सिस्टम को हैक करने के बाद मेरे लिए करण गुलेरिया और राजीव गुलेरिया की ट्रैवल हिस्ट्री को निकाला था। क्योंकि जब मैं गुलेरिया हाउस में गई थी तो तब मुझे भी उस बात के बारे में श्योरिटी नहीं थी कि मेरे पिता करण गुलेरिया है या राजीव गुलेरिया है। क्योंकि उस समय जो सिचुएशन थी उसको देखकर तो मैं खुद भी हैरान थी कि आखिर मेरा बायोलॉजिकल पिता कौन है। मुझे उस समय भी वैसी ही एक फीलिंग हो रही थी, वैसी ही एक घबराहट हो रही थी और वैसे ही मिस्टर मारवा मुझे आज भी हो रही है। उस वक्त सारे ही एविडेंस ये कह रहे थे कि मैं राजीव गुलेरिया की बेटी हूँ। क्योंकि जब मेरी पापा के साथ रिपोर्ट को मैच कराया गया, जब डीएनए स्ट्रक्चर को मैच किया गया, तो वो मेरे पूरे के पूरे 99.99% फादर नहीं थे। इसलिए उस समय पर सबका शक यहाँ पर राजीव गुलेरिया पर गया था, यानी कि राजीव गुलेरिया अंकल पर गया था। पर मेरा मन उस चीज को नहीं मान रहा था, क्योंकि उस समय भी मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि जब सब ये कह रहे हैं कि मेरी माँ बस करण गुलेरिया से ही प्यार करती थी, तो भला करण गुलेरिया मेरे पापा कैसे नहीं हो सकते। मुझे सेम उस समय भी ऐसी ही फीलिंग थी जो मुझे अब हो रही है। उस वक्त भी मुझे ऐसा ही लग रहा था कि कोई मिसिंग पीस है जो हमारे हाथों से छूट रहा है, जिसकी तह तक हम नहीं जा रहे थे। और सच में ही ऐसा कुछ था मिस्टर मारवा। मुझे आज भी सेम वही फीलिंग, वही सब महसूस हो रहा है कि कुछ तो है जो अभी भी हमारे हाथ से अभी भी छूट रहा है, जो हमारी आंखों के सामने तो है लेकिन हमें वो नजर नहीं आ रहा है। हम उस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित उसे एकदम से हक कर लेता है, क्योंकि अनिका की ऐसी हालत देखकर अब रोहित भी समझ जाता है कि अनिका आज अंदर से क्या फील कर रही थी। अब रोहित अनिका को हक करते हुए उसके सिर पर अपना हाथ रखता है। कुछ देर तक ऐसे ही हक करते हुए रोहित और अनिका दोनों ही खड़े होते हैं, क्योंकि अनिका को रोहित यहाँ पर बड़े ही अच्छे से संभाल रहा था। अनिका के अब सिर पर हाथ रखते हुए अब उसको गले लगाता है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए और उसकी कमर तक अपने हाथ को फेरता है और फिर उसकी कमर पर हल्की हल्की थपकियां देते हुए कहता है कि अनिका इस वक्त थोड़ी सी शांत हो जाओ, क्योंकि इस वक्त तुम्हारा दिमाग भी शायद पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होगा। तुम शायद कंफ्यूज हो रही हो उस सब डाटा को देखकर। लेकिन मुझे पता है कि अगर तुम शांत होकर अगर उस डाटा का फिर से स्टडी करोगी तो शायद तुम किसी कंक्लूजन तक पहुंच जाओगी। शांत हो, थोड़ी देर तक ठंडे दिमाग से सोचो अनिका के आखिर ऐसा क्या है जो हम लोगों से छूट रहा है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर किसी ने उस डाटा के साथ छेड़छाड़ भी की हो। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी एक लंबी सांस लेती है और फिर वो रोहित से अलग होते हुए ही अब वो अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है और अब वो अपनी सांसों को इनहील और आउटहील कर रही होती है, क्योंकि अब अनिका अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। और अब तो जब अनिका को महसूस होता है कि अब उसकी पल्स थोड़ी सी शांत है, वो थोड़ी सी शांत है, तो अब वो रोहित की तरफ देखती है, जो कि अभी भी एक गहरी सोच में ही था। रोहित को इतनी गहरी सोच में होता हुआ देखकर अब अनिका रोहित से पूछती है, क्या हुआ मिस्टर मारवा आपको? लेकिन आप मुझे शांत करा के अब आप ऐसे इतनी गहरी सोच में क्या सोच रहे हैं? क्या आप कुछ बताना चाहते हैं? क्या कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए? अनिका के इस सवाल पर अब रोहित कहता है कि अगर तुम मुझसे कोई राज छुपाना चाहती हो अनिका, तो तुम उसे छुपाने के लिए किस हद तक जा सकती हो। रोहित की इस बात को सुनकर अनिका थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि अनिका सोचती है कि आखिर रोहित उससे ये बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जानती थी कि रोहित के नाना से जुड़ा सच अब तक तो उसने रोहित को नहीं बताया है, तो फिर रोहित उससे ऐसी बातें क्यों कर रहा है। खुद के ही इमोशंस को अब कंट्रोल करते हुए अनिका अब कहती है कि क्या हुआ मिस्टर मारवा, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अनिका को तो शक सीधा ही अब रोहित के नाना पर जाता है कि आखिर कहीं रोहित को उसके बारे में पता तो नहीं चल गया है, क्योंकि अनिका का माइंड एकदम से ही सीधा वहीं पर पहुंचा। लेकिन अब वो ये बात रोहित से ही क्लियर करना चाहती थी, इसलिए अनिका फिर से रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा आप कहना क्या चाहते हैं? अनिका की इस बात पर अब रोहित उसे खुलकर बताते हुए कहता है कि पता नहीं अनिका, मुझे लगता है कि पापा जिस सच को हमसे छुपाना चाह रहे हैं उसके लिए तो वो भी अपना 100% ही लगा रहे होंगे ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिस सच को वो हमारे से छुपा रहे हैं और उस सच को छुपाने के लिए वो कुछ भी ना करें, क्योंकि वो अपना 100% तो दे ही रहे होंगे।
ताकि हम कभी भी उस सच तक पहुंच ना पाए जिस सच को वो हमारे सामने आने ही नहीं देना चाहते। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाती है, क्योंकि एक पल के लिए तो अनिका की सांसें ही निकल गई थी कि कहीं रोहित को उसके नाना के बारे में पता तो नहीं चल गया। लेकिन जब अनिका ने रोहित के मुंह से ये बात सोची तो अब वो रोहित को कहती है, हाँ मिस्टर, ये बात तो आपकी सच है कि अगर कोई किसी सच को छुपाना चाहता है तो उसके लिए दूसरी तरफ से वो भी तो उतनी ही कोशिश करेगा ताकि उस सच के बारे में किसी को पता ही ना चले। तो इसका मतलब ये है कि पापा सच में ही कुछ छिपा रहे हैं और हो सकता है इन रिपोर्ट्स के साथ भी कोई छेड़छाड़ हुई हो। अनिका की इस बात पर अब रोहित फिर से कहता है, हाँ अनिका, ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये छेड़छाड़ तो कोई भी हैकर्स कर सकता है। तुम तो खुद एक कितनी बड़ी हैकर हो, तो ये बात तो तुम से ज्यादा अच्छे से और कौन ही जान सकता है। रोहित फिर से अनिका को कहता है, अनिका, मेरा मन में एक सवाल आ रहा है, क्या मैं वो पूछूं? रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, आपको कब से परमिशन की जरूरत हो गई? वैसे भी हम जिस बात पर हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उसमें सवाल या जवाब की परमिशन लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित अनिका से कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि पापा ने मल्होत्रा फैमिली से अपना जो मुंह मोड़ा था, क्या वो स्वाति माँ की ही वजह से था या फिर इसकी कोई और ही रीजन हो सकता है? ये बात सुनकर तो अब अनिका फटी हुई आंखों से ही बस रोहित को ही देख रही थी, क्योंकि रोहित की बात जो रोहित ने अभी जो बात कही थी उसके बारे में तो अनिका ने सोचा ही नहीं था। फिर वो अपने मन में ही सोच रही थी कि मुझे पता चल गया, इतना तेज दिमाग तुमने किससे विरासत में मिला है, क्योंकि रोहित इतनी दूर की सोच रहा था जो बात अनिका के दिमाग में ही नहीं आई है। रोहित के इन सवालों ने तो अनिका को और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जो रिपोर्ट अपलोड की गई है वो फेक भी हो सकती हैं क्या? अनिका अब अपने इन्हीं ख्यालों में ही थी कि तभी उसे रोहित की आवाज सुनाई देती है। रोहित अब अनिका को कहता है, हमें फिर से जीरो से इस बात को छानबीन करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जहां पर हम पहुंचे हैं उससे तो हम इस बात तक पहुंच ही नहीं पाए, इसलिए अब हम जीरो से इस काम को फिर से स्टार्ट करते हैं और उसकी शुरुआत अब प्रीति करेगी। अनिका को भी रोहित की ये बात सही लगी, क्योंकि यही एक सही सॉल्यूशन था उस बात तक पहुंचने के लिए कि अगर सच जानना है तो सौम्या ही अब हमें सारा ही सच तक पहुंचा सकती है। और इस वक्त क्योंकि अनिका और रोहित दोनों ही पेरिस में, तो इसलिए उस सच को निकलवाने के लिए सिर्फ एक प्रीति ही थी जो अब उनका साथ दे सकती थी, वो भी मारवा हाउस में रहते हुए। अनिका अब थोड़ी सी राहत की सांस लेती है और फिर वो कहती है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है शायद पापा आकाश के पिता ना हो। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि मुझे इस बात पर भी शक है कि क्या सच में व्योमा आकाश की बहन होगी, और वो भी ट्विंस, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि वो उसकी बहन होगी। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो मिस्टर मारवा, क्या इसके भी पीछे कोई लॉजिक है? अनिका की इस बात पर अब रोहित फिर से कहता है, तुम्हें याद है जब हमारी शादी हुई नहीं थी और पापा मेरे खिलाफ थे और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि तुम किसी और को पसंद कर लो? रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। अब रोहित अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, खुद उन्होंने ही तो दादी माँ के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि गुलेरिया परिवार की बेटी की शादी मुझसे होगी, क्योंकि ये एग्रीमेंट उन्होंने पहले ही कर लिया था। लेकिन जब तुम्हारी बारी आई, जब तुम्हें पता चला कि तुम उनकी बेटी हो, यानी कि तुम गुलेरिया परिवार की बेटी हो, तो वो जब तुम्हारी बात आई तो उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए सीधे सीधे ही मना कर दिया था। वो तुम्हारी और मेरी शादी के खिलाफ थे। अगर अनिका बात ऐसी थी तो क्योंकि अगर व्योमा सच में ही गुलेरिया परिवार की बेटी थी तो तब वो इस एग्रीमेंट से खुश क्यों थे, और जब बात तुम्हारी आई तो वो उस एग्रीमेंट से खुश नहीं थे? रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, क्या मतलब है मिस्टर मारवा आपका? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपकी बात को नहीं समझ पा रही हूँ। आप जो कह रहे हैं वो सब मैं जानती हूँ, लेकिन इसका मतलब क्या है? अब रोहित अपनी बात को बढ़ाते हुए कहता है कि तुम जानती हो पापा हमारी शादी के खिलाफ क्यों थे? रोहित के इस सवाल पर अब अनिका कहती है कि हाँ, काफी वक्त तक मैंने और आकाश दोनों ने ही उन्हें पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि मारवा हाउस में रोहित के दोस्तों से ज्यादा उसके दुश्मन है। उस समय पर पापा ने आकाश और मुझे या शादी न कराने का बस एक यही रीजन दिया था, और वो अपनी बेटी को ऐसे घर में बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे जहाँ पर उनके दुश्मन ज्यादा हों। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि अब तुम सही समझ रही हो कि एग्जैक्टली मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ।
रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी कुछ देर के लिए गहरी सोच में चली जाती है और फिर वो एक एक करके पूरे ही डॉट्स को कनेक्ट करने लगती है जो उस समय पर बातें हुई थी। कुछ ही देर के बाद जब अनिका को रोहित की सारी ही बातें समझ में आ जाती है तो वो बस अब फटी हुई आंखों से ही रोहित को ही देखती है। अनिका अब रोहित से कहती है कि इसका मतलब कि व्योमा के बारे में जो निखिल ने हमें बताया है वो झूठ है, क्योंकि अगर व्योमा सच में ही गुलेरिया परिवार की बेटी होती तो फिर पापा व्योमा के बारे में भी तो सेम वही सोचते ना जो वो मुझे लेकर सोच रहे थे। क्योंकि अगर पापा मुझे लेकर इतना प्रोटेक्शन कर सकते हैं तो वो व्योमा भी तो उनकी बेटी थी, तो उन्होंने उसको लेकर प्रोटेक्शन क्यों नहीं किया। व्योमा की शादी वो मारवा परिवार में कराने के लिए किस तरह से तैयार थे। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जब मैं शुरू में गुलेरिया हाउस में थी तो खुद शारदा आंटी ने ही बताया था कि व्योमा की शादी तुमसे बहुत पहले ही फिक्स हो गई थी। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है कि तुम खुद ही सोचो, अंजलि मामी के एक बच्चे में पापा की जान बसती है, यानी कि आकाश गुलेरिया में। ये तो हम सभी जानते हैं कि आकाश ही वो वजह था जिसके लिए पापा जिंदा थे उस वक्त, वरना वो तो कब के खुद को ही खत्म कर लेते। स्वाति माँ की याद में वो अब तक अपने आप को खत्म ही कर चुके होते, लेकिन वो बस आकाश गुलेरिया की वजह से ही जिंदा थे। उस बच्चे की वजह से ही उन्हें एक जीने की उम्मीद मिली हुई थी। वही व्योमा के लिए तो उनके मन में मैंने ऐसी कोई फीलिंग नहीं देखी थी, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में मिले थे तो हमने देखा था कि व्योमा को तो शायद वो पसंद भी नहीं करते थे। एक ही माँ के दो बच्चों में पापा इतना फर्क क्यों करेंगे अनिका। ये सोचो, अगर सच में व्योमा अंजलि मामी की बेटी होती तो वो आकाश गुलेरिया की तरह ही व्योमा को भी उतना ही प्यार करते जितना वो आकाश को करते थे। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि शायद मैं जानती हूँ। अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हुए अब अनिका कहती है कि सालों पहले जब व्योमा ने हॉस्पिटल में पापा को मारने की कोशिश की थी तो गुस्से में ही आकाश ने बताया था कि जब व्योमा 5 साल की थी तो उसने पापा के पेट एनिमल को जहर दे दिया था, जिसकी वजह से पापा के उस फेवरेट पेट एनिमल एक एक करके अब मरते चले गए थे। ये बात पापा को जब पता चल गई थी, इसलिए ही शायद पापा ने व्योमा से दूरी बना ली हो। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि आर यू श्योर अबाउट दिस अनिका। रोहित की इस बात पर अब अनिका फिर से सोचने पर मजबूर हो जाती है। अनिका कहती है, मतलब क्या है मिस्टर मारवा आपका। अनिका की इस बात का जवाब देते हुए अब रोहित कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ वो पेट एनिमल ही वजह हो सकते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब रोहित कहता है कि ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि व्योमा को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को ग्रैब करना आता था। उसकी आदत बन गई थी कि वो सबका ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। अपनी इसी बात की वजह से ही उसने तुम्हें गुलेरिया हाउस से निकलवाने के लिए शायद ही कितने ही काम करने पड़े थे। हाँ, उसने बूढ़े बाबा को भी जहर दे दिया था और इतना ही नहीं, उसने तो पापा को भी मारने की कोशिश की थी। तो तुम ही मुझे बताओ कि इस बात को की क्या गारंटी होगी कि उसने बचपन में कभी आकाश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना की हो। क्योंकि जहां तक हम व्योमा के बारे में जानते थे, व्योमा ने हर उस आदमी को नहीं छोड़ा था जो तुम्हारे से रिलेटेड था। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि अब तो हमें गुलेरिया परिवार के इंटरनल डिस्प्यूट को जानना ही होगा कि आखिर उस समय पर क्या हुआ था, और मैं जानती हूँ कि कौन हमें इसके बारे में बता सकता है। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि तुम किसकी बात कर रही हो अनिका। रोहित के इस सवाल पर अब अनिका कहती है कि शारदा आंटी, क्योंकि शारदा आंटी वहाँ की एक पुरानी एम्प्लॉय है सिर्फ, और वो गुलेरिया परिवार से बहुत अटैच भी है, इसलिए बस शारदा आंटी ही है जो अब हमारी इस मामले में हेल्प कर सकती है। अनिका की बात को सुनकर अब रोहित कहता है कि पर वो तो इस वक्त जेल में होगी। अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा था ना उन पर, तो क्योंकि व्योमा के गुनाहों को उन्होंने ही तो अपने सिर पर ले लिया था, तो वो तो जेल में होगी, इसलिए उनसे कैसे मिल पाओगी। रोहित की ये बातें सुनकर अब अनिका कहती है कि शारदा से हमारी बात भूमिका करवा सकती है या फिर इंस्पेक्टर अब्बास, क्योंकि ये मुश्किल काम तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास भी तो सीक्रेट डिपार्टमेंट के आदमी है ना। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि मैं अभी भूमिका को कॉल करता हूँ। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा। इसलिए अब अनिका से बात करने के बाद रोहित अपने फोन से अब भूमिका का नंबर डायल कर देता है।
कुछ ही देर की रिंग के बाद भूमिका कहती है, हाँ बोलो, क्यों फोन किया है अब तुमने? भूमिका की इस बात को इग्नोर करते हुए अब रोहित कहता है कि क्या तुम मेरी और अनिका की बातें शारदा आंटी से करवा सकती हो क्या? रोहित के इस सवाल पर अब भूमिका कहती है कि मैं तुम्हारा ये काम कर तो सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? भूमिका की इस बात पर अब रोहित कहता है कि तुम पहले ये काम तो करो, उसके बाद देखते हैं कि तुम्हें क्या मिलेगा। रोहित की इस बात पर अब भूमिका कहती है कि थोड़ी देर रुको तुम, मैं कुछ देर में तुम्हारी उनसे बात करवाती हूँ। ये कहते हुए ही भूमिका अपना फोन डिस्कनेक्ट कर देती है और यहाँ रोहित और अनिका भूमिका के ही फोन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भूमिका ने उन्हें बात कराने के लिए बोला था। वहीं दूसरी तरफ अपने रूम में ही भूमिका अब भूमिका किसी को फोन लगा रही थी। कुछ ही देर में जब सामने से आवाज आई हेलो, तो भूमिका ने कहा कि क्या मैं इस वक्त आपके जेल में कैद शारदा कैदी से बात कर सकती हूँ? मुझे उनसे कुछ पूछना है। भूमिका की इस बात पर सामने वाला कहता है, जरूर मैडम, बस आप कुछ देर का इंतजार कीजिए, मैं उनसे इंटेरोगेशन रूम में बुलवा लेता हूँ, आप फोन चालू रखिएगा। कुछ ही देर के बाद सामने से भूमिका को आवाज आई कि मैडम, अब आप उनसे पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन पर फोन कर सकती हैं, आपकी बात अब उनसे ही होगी। ये कहते ही अब वो इंस्पेक्टर जय हिंद बोलकर अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। अब भूमिका रोहित को फोन लगाती है, तो कुछ ही देर की रिंग के बाद जब रोहित ने भूमिका का नंबर उठाया तो भूमिका ने कहा कि तुम्हारा काम हो गया है, तुम कॉन्फ्रेंस पर रहना, मैं पुलिस स्टेशन फोन लगा रही हूँ। ये कहते हुए ही भूमिका ने अब अपने फोन से एक नंबर डायल किया, तो कुछ ही देर की रिंग के बाद फोन उठा तो भूमिका को सामने से आवाज आती है हेलो। शारदा की आवाज सुनकर अब रोहित अपने फोन को स्पीकर पर डाल देता है। भूमिका अब खामोश थी, तो वहीं पर अब अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि कैसी हैं आप शारदा आंटी? अनिका के इस सवाल पर अब शारदा कहती है कि मैं ठीक हूँ। अब शारदा कहती है कि आप कौन बोल रही हैं? हालांकि शारदा ने अनिका की आवाज को सुनकर पहचान लिया था, लेकिन वो एक बार कंफर्म करना चाहती थी। जैसे अब अनिका कहती है कि क्या आप मुझे भूल गई हैं कि मैं अनिका गुलेरिया बोल रही हूँ। अनिका की ये बात सुनकर अब शारदा कहती हैं कि हाँ अनिका बेबी, कैसी हैं आप? वैसे तो बड़े साहब हमेशा ही मेरा ख्याल पूछ लेते हैं और आकाश बाबा भी मुझसे मिलने आए थे। मैं जानती हूँ कि बड़े साहब कानून की कितनी ही इज्जत करते हैं। मुझे आप सब से कोई भी शिकायत नहीं है, बस कुछ साल की बात है और मेरी तो सजा भी अब कम हो ही गई है। शारदा की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप जल्दी से गुलेरिया हाउस में आ जाएंगी फिर तो। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब अनिका फिर से कहती है, शारदा आंटी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि व्योमा पापा को कैसे मिली थी? अनिका के इस सवाल पर अब शारदा जवाब देती है कि जब बड़े साहब को पता चला था कि स्वाति मल्होत्रा ने एक बेटी को जन्म दिया है, तो उसी वक्त बड़े साहब ने व्योमा को गोद ले लिया था और फिर बड़े साहब ने आकाश और व्योमा दोनों को ही ढेर सारा प्यार करते थे, लेकिन एक हादसे ने बड़े साहब को अंदर से तोड़ दिया था। शारदा की बात को सुनकर अब अनिका कहती है कि आप उन पेट एनिमल की बात कर रही हो क्या? अनिका की इस बात पर शारदा कुछ देर के लिए तो खामोश हो जाती है और फिर वो कहती है कि बड़े साहब के वो जानवर तो थे ही, लेकिन सबसे बड़ी वजह आकाश बाबा थे। ये सुनते ही अनिका और रोहित अब एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी इसी बात का शक था। तो वहीं भूमिका को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। शारदा की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि ऐसा क्या किया था व्योमा ने आकाश के साथ? अनिका के इस सवाल पर अब शारदा जवाब देती है कि ये मत पूछना बेटा कि क्या किया। उसने हर मुमकिन कोशिश की थी कि आकाश बाबा को बड़े साहब की जिंदगी से ही हटाने की। शारदा की ये बात सुनकर तो अब तक अनिका ने अंदाजा लगा लिया था कि व्योमा किस हद तक जा सकती थी। अनिका अब शारदा से कहती है कि अगर आप इतना सब कुछ जानती थी व्योमा के बारे में, तो आपने इतने सालों तक व्योमा को कैसे संभाला था? आप उसके बारे में बता भी तो सकती थी पहले भी, और पता था फिर भी आप उसको संभालती रही। अनिका के इस सवाल पर अब शारदा कहती है कि बहुत बड़ी वजह है इसके पीछे, बस आप इतना समझ लीजिए कि मैं बस बड़े साहब की बात को मान रही थी। शारदा की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि ठीक है आंटी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए ही अब अनिका रोहित के फोन को भी कट कर देती है, तो वहीं भूमिका भी अब अपना फोन को रख देती है। इधर दिल्ली के जेल सेंटर में अपने फोन के पास खड़ी अभी भी शारदा ने इधर उधर देखा और फिर एक नंबर डायल
कर दिया। कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से आवाज आई तो सामने से आवाज आई कि शारदा कहो क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना। वहां पर यह आवाज सुनकर अब शारदा कहती है कि बड़े साहब, अभी मुझे अनिका मैडम ने फोन किया था, वो व्योमा के बारे में कुछ पूछ रही थी। ये सुनकर अब सामने से आवाज आई, तुमने कुछ बता तो नहीं दिया ना उसे। ये सुनते ही अब शारदा ने कहा, नहीं साहब, बस उतना ही बताया था जितना आपने मुझसे कहा था कि अगर कोई व्योमा के बारे में कुछ भी पूछे तो उसे बस इतना ही बताना। ये सुनते ही अब सामने से आवाज आई कि तुमने अच्छा ही किया, और हाँ, तुम अगले महीने जेल से अपनी सजा पूरी करने के बाद गुलेरिया हाउस आ जाना। जिस शख्स को शारदा ने फोन किया था वो करण गुलेरिया ही था। करण गुलेरिया की बात को सुनने के बाद अब शारदा कहती है कि ठीक है साहब। ये कहते ही शारदा अब उस फोन को रख देती है और फिर वो वहां से चली जाती है। इधर पेरिस में रोहित के पैलेस में अपने रूम में विंडो के पास खड़ा करण गुलेरिया को आज रोहित और अनिका दोनों पर ही बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसने इतनी अच्छी प्लानिंग जो की थी कि रोहित और अनिका अंजलि की बेटी तक ना पहुंच पाए, लेकिन जितनी स्पीड से वो ये सोच रहे थे कहीं ये दोनों सच तक ना पहुंच जाएं, क्योंकि भले ही यहाँ पर करण गुलेरिया के अनुसार ही सारा काम हो रहा था, लेकिन जिस तरह से रोहित और अनिका हर एक छोटे से पहलू तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उसे देखकर अब करण गुलेरिया को गुस्सा आ रहा था। वो भी यही सोचते हैं कि कैसे रोकूं मैं इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों को तो वार्निंग देने के बाद भी ये दोनों मान ही नहीं रही हैं। जितना मैं सच पर पर्दा डाल रहा हूँ उतना ही ये दोनों उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश किए ही जा रहे हैं। ये हार क्यों नहीं मान रहे? आखिर क्या करूं मैं कि ये दोनों ही अब पेरिस से चले जाएं और वो अंजलि की बेटी तक कभी भी ना पहुंच पाए। ये सोचते हुए ही अब करण गुलेरिया अपने आप से कहता है कि अब बस बहुत हो गया इन दोनों का, यहाँ से अब इन्हें इंडिया भेजना ही होगा। मैंने सोचा था कि पहले मैं आकाश को यहाँ से इंडिया भेज दूंगा, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले मुझे बस अब यहाँ से रोहित और अनिका को ही वापिस यहाँ से भेजना होगा। यहाँ करण गुलेरिया अपने ही इन्हीं ख्यालों में थे कि आखिर उन्हें कैसे पता चला था कि अंजलि की बेटी का सच क्या है। अगर वो सालों पहले यहाँ पर इंपीरियल ग्रुप की मीटिंग को अटेंड करने नहीं आए होते तो वो शायद कभी भी अंजलि की बेटी का सच उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि सालों पहले जब करण गुलेरिया यहाँ पर पेरिस में आए थे तभी उन्हें अंजलि की बेटी के बारे में पता चला था।